मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे जो बिहार बोर्ड ने पूछे हैं, और साथ ही साथ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पिछले वीडियोज में आपने देख लिया है। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक तरफ होता है माइनस आवेश और एक तरफ होता है प्लस आवेश। जैसे ये है प्लस क्यू और ये है हमारा माइनस क्यू। अब जब हम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखते हैं, द्विध्रुव को रखने का मतलब उसके आवेशों, दो आवेशों को हम एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, है ना, जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम यहाँ दो केस बनता है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये जो बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है, जो कि इसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं है, बाहर का है, वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है एक समान यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र, और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र। अगर हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान कहने का मतलब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर होंगी और विद्युत क्षेत्र का मान इस रीजन में हर पॉइंट पर एक जैसा होगा। उस केस में ये जो प्लस आवेश है उतना ही बल अनुभव करेगा, इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एक प्लस जी, जिसको हम लोग दिखाते हैं QE से, और इस पर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE। बस अंतर क्या होगा, इस प्लस आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा वो उधर ही लगेगा जिधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ये इसमें उधर की तरफ लगेगा, और निगेटिव चार्ज पर, माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। ये आप पहले से जानते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जैसे ये पेन को ही अगर कोई रस्सी बांध के कोई एक इधर खींचे और रस्सी बांध के कोई इधर खींचे, और एक साथ अगर दोनों ताकत बराबर हो और एक साथ बराबर ताकत से उल्टा खींचे, दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो क्या हो रहा है, पेन क्या कर रहा है, नाच रहा है। उसी तरह से ये घूर्णन करेगा, ये भी नाचेगा, रोटेट करेगा। जब इस पर बल लगेगा तो ये इधर इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, और ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। और इसी रोटेशन को हम लोग बलाघूर्ण टॉ द्वारा दिखाते हैं। तो जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण काम करता है जो उसको रोटेट करवाता है। अब कितना रोटेट करेगा, तो आप जितना विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र और इसका जो अक्ष है द्विध्रुव का, वो जितना डिग्री पर झुका होगा उतना रोटेट करके सीधा हो जाएगा। क्योंकि देखिए कलम को ही देखिए, अगर हम उल्टा खींचे, एक को इधर खींचे और एक को इधर खींचे, अगर हम खींचते हैं तो अंत में क्या हो रहा है, कलम क्या हो रहा है, सीधा होकर रुक जा रहा है, क्योंकि दोनों बल अब एक दूसरे के क्या हो गए हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए हैं, और कलम जहां का तहां है। उसी तरह से जब ये रोटेट करके जब ये सीधा होगा तो उस केस में आप पाएंगे, जब ये हमारा विद्युत द्विध्रुव सीधा हो जाएगा, उस केस में इस पर बल लगेगा इधर और इस पर बल लगेगा इधर, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे पूरी तरह से, और द्विध्रुव हमारा रुक जाएगा। ठीक है। अब ये जो होगा हमारा, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो कोण है उतना ही ये यहाँ घूर्णन होगा, तो यानी ये यहाँ कोण का भी लेना देना है। अब आप जानते हैं कि हर विद्युत द्विध्रुव में एक भौतिक राशि होता है जिसकी दिशा माइनस से प्लस आवेश की होती है, जिसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा है, तो ये कितना टॉर्क या घूर्णन इसमें उत्पन्न होगा उसका एक फॉर्मूला होता है। टॉर्क या बलाघूर्ण बराबर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो बलाघूर्ण मिलता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, कैसे आया फॉर्मूला इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, एग्जाम में पूछता भी नहीं, जनरली आया भी है तो बहुत पहले आया हुआ है। आपको जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मतलब रखना है, लघुत्तरीय से मतलब रखना है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। तो अब आते हैं इसको, अगर हम तोड़ेंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को अदिश के रूप में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं, PE और क्रॉस प्रोडक्ट हटाने पर क्या लगता है, साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, P और E के बीच का कोण है। अब ये जो टॉर्क है इसका मान क्या होगा, अलग अलग मान होगा। इसका मान मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का बलाघूर्ण का मान
जब हमारा थीटा का मान कितना होगा, मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आप कितना लीजिएगा, 90 डिग्री, तब ये मैक्सिमम आएगा। और यदि आप थीटा का मान अगर 0 डिग्री ले लीजिएगा, 0 डिग्री, जैसे 0 यहाँ रखिएगा तो ये पूरा पी साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, उस केस में टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 डिग्री कहने का मतलब है, 0 डिग्री कहने का मतलब है आपका जो द्विध्रुव है वो ऐसे है, द्विध्रुव आपका तिरछा नहीं है, वो सीधा हो गया है। और उस केस में P भी उधरे जाएगा जिधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, दोनों का दिशा बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जाएंगे। ऐसे सदिश जो एक ही दिशा में जाते हैं उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और इस अवस्था को साम्य अवस्था कहेंगे, मतलब द्विध्रुव अब आप आराम कर रहा है, रुक गया है, रोटेट नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। जब कौन, द्विध्रुव और हमारा विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, है ना। तो एक बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और बात, जब टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा तो उस केस में थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो हमारा टॉर्क का मान कितना आ जाएगा, PE आ जाएगा। तो उस केस को अगर हम देखें मैक्सिमम वाले फॉर्मूला को, तो उस आधार पे P बराबर हो जाएगा टॉ बाई E। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। दोनों में अंतर है। बल आघूर्ण वो बल होता है जो किसी वस्तु को रोटेट करवाता है, और ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, जब भी ऐसा कहीं फॉर्मूला आ जाता है तो आप इसको परिभाषा में भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि इसको द्विध्रुव आघूर्ण क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा था कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का मान अगुणे आवेशों के बीच की दूरी, जिसको द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, उससे गुना कर देते हैं तो P निकल जाता है। आपने यही परिभाषा पढ़ा है ना। लेकिन इसका एक और परिभाषा है द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका नाम द्विध्रुव आघूर्ण क्यों पड़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो उस केस में द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण बटा विद्युत क्षेत्र। अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान एकांक कर दे, अगर हम 1 कर दे, विद्युत क्षेत्र की मान को अगर हम 1 कर देते हैं तो उस केस में हमारा केवल क्या बच जाएगा, P इक्वल टू टॉर्क बच जाएगा। यानी द्विध्रुव आघूर्ण कुछ है नहीं बल्कि एक तरह का बल आघूर्ण है, लेकिन कब है, जब विद्युत क्षेत्र का मान 1 हो। बस आपको यही परिभाषा लिख देना है कि किसी एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक एक समान विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका मान एक समान है हर जगह और उसका वैल्यू भी 1 है, किसी एक समान एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर उसमें जितना टॉर्क उत्पन्न होता है, उसी टॉर्क या बलाघूर्ण को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं, है ना। ये एक परिभाषा हो गया। देखिए कितने अच्छे से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा यदि द्विध्रुव हमारा स्थिर यानी साम्य अवस्था में हो। यानी कहने का मतलब ये है हमारा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है E, और उसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है, और हर द्विध्रुव में एक भौतिक राशि होता है P जो कि माइनस से प्लस की ओर जाता है, और ये और इसके बीच का कोण कितना होगा ये बताइए जब द्विध्रुव हमारा स्थिर अवस्था में होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे मान लेते हैं, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, ये प्लस है ये माइनस है, और इसमें एक भौतिक राशि इधर की ओर जा रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे P। मान लेते हैं P विद्युत क्षेत्र के साथ एक थीटा कोण बना रहा है। कह रहा है कि द्विध्रुव जब हमारा साम्य अवस्था में होगा, यानी कि साम्य अवस्था अभी थोड़ा देर पहले बताया है क्या होता है, जब द्विध्रुव नाच के सीधा हो जाता है और उसके बाद रोटेशन नहीं होता है, उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होता है वो कट कूट के 0 हो जाता है। जब ये नाच के सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उस केस में प्लस पर बल इधर लगेगा और माइनस पर बल इधर लगेगा, दोनों बल F नेट एक दूसरे को उल्टा है तो कट कूट के क्या हो जाएगा 0। जब F नेट 0 होता है तो आप जानते हैं वस्तु साम्य अवस्था में आता है, स्टेबल हो जाता है। इस परिस्थिति की अगर हम बात करें इस केस में, तो आप ही बताइए जब ये नाच के सीधा हो जाएगा, रोटेट करके सीधा होगा, तो उस केस में ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये भी तो घटेगा जी। जैसे अब ये तिरछा है तो मान लेते हैं अभी है ये 30 डिग्री,
थोड़ा सा नाच के ऐसा होगा तो 15 डिग्री, थोड़ा और होगा तो कम होगा। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब सीधा होगा तो विद्युत क्षेत्र और पी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 2023 का क्वेश्चन है ना। आगे आते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण क्या होगा। तो अभी भी तो बताया है कि टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत है। 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगे बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। 2014 में थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछता था, उस समय एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ था, काफी परेशानी हुआ था उस समय। उस साल ऑब्जेक्टिव नहीं आए थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके क्वेश्चंस बनाए गए थे। अब तो आता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, लघुत्तरीय 2 नंबर का, दीर्घोत्तरीय 5 नंबर का, यही 3 तरह के प्रश्न आते हैं। उस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या अगर मान के अभी भी आ जाता है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल से बहुत अच्छे से समझाएंगे कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लेंगे, उसमें द्विध्रुव को रखेंगे, सारी बातों को पहले भाषा में समझाएंगे, कुछ मानना है तो उसमें मान लेंगे, और उसका अपना एक फॉर्मूला होता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने लंबवत दूरी, और यही वाला वैल्यू सब रखते जाएंगे और अंत में हमें एक वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको ध्यान रखना है, किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना टॉर्क लगेगा, इसका फॉर्मूला प्राप्त करना, आपको सिद्ध करना है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, उसके बाद नहीं पूछा है। ठीक है, अब आते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, जब विद्युत क्षेत्र हमारा असमान हो, किसी असमान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस समय क्या होता है, असमान है तो कहीं पे बल ज्यादा लगेगा, कहीं बल कम लगेगा। तो ये प्लस आप इसको देखिए, ये एक ऐसे रीजन में, ऐसे क्षेत्र में है जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम है, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर है, तो इस पर जो बल लगेगा QE वो थोड़ा कमजोर होगा। माइनस आप इसको देखिए, ये एक ऐसे रीजन में पाया जाएगा जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे बल ज्यादा लगेगा, तो इस केस में यहाँ पे विद्युत बल ज्यादा लगेगा। तो होगा क्या, रोटेट तो करेगा ही, क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, और पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे के क्या होंगे, मिलेंगे भी नहीं साथ में। तो ऐसे बल बलयुग में कहलाते हैं, ये घूर्णन करवाते हैं, तो नचवाएगा भी। साथ ही साथ जिस साइड ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये द्विध्रुव उस साइड ट्रांसलेटरी मोशन या स्थानांतरणीय गति भी करेगा। तो यहाँ घूर्णन और स्थानांतरणीय गति दोनों होगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है, असमान विद्युत द्विध्रुव, असमान क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर वो 2 तरह का काम करेगा, वो घूर्णन भी करेगा और स्थानांतरणीय गति भी करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, 2 तरह का मोशन होगा यहाँ। ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, जरूरी है। जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, और मान लेते हैं अभी वो θ1 कोण पर है, तो ये चाहेगा ऐसे आना, ये चाहेगा इधर आना, और ये चाहेगा ऊपर जाना, ये सीधा होना चाहेगा, ये चाहेगा इधर जाने का, और आप इसको जबरदस्ती कुछ थीटा और थोड़ा सा और इसको अब θ2 कोण पर आप शिफ्ट कर दिए, बाह्य बल लगाकर अपने से कार्य किए और इसको थोड़ा और घुमवा दिए। तो आप जब किसी बल के विरुद्ध काम करते हैं, ये कौन सा बल है जी, विद्युत बल के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। जब हम किसी संरक्षी बल के विरुद्ध काम करते हैं, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इस द्विध्रुव को जबरदस्ती इधर θ1 डिग्री से घुमा कर θ2 डिग्री पर लाएंगे, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा U, और U बराबर हो जाएगा द्विध्रुव का डाइपोल मोमेंट P, द्विध्रुव आघूर्ण और जिस विद्युत क्षेत्र में रखे हैं उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन माइनस लगा के। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है। P डॉट E हमको U का मान देगा और P क्रॉस E हमको टॉर्क का मान देगा। एक और तरीका है, आप कितना काम करेंगे इसको घुमाने में वो भी निकाल सकते हैं, वो होगा PE और पहला वाला कोण θ1 और बाद वाला कोण θ2, ये भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव पहले से ही θ1 एंगल पर नहीं हो, अगर विद्युत द्विध्रुव हमारा ऐसे हो, लेटा हुआ रहे, तो उस केस में हमारा θ1 0 हो जाएगा, और वहां से हम किसी एंगल तक घुमाते हैं, जैसे θ कोण तक घुमाते हैं, तो उस केस में हमारा θ2 की जगह क्या रख देंगे, θ,
तो जैसे ये वैल्यू रखिएगा तो एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, वही फॉर्मूला है। बस अंतर क्या है, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब विद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था से किसी कोण तक घुमाया जाए, और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब विद्युत द्विध्रुव पहले से ही किसी कोण पर हो और उसके बाद किसी और कोण पर ले जाया जाए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।